नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में विषय जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन। इससे पहले हम पौधों में जनन पढ़ चुके हैं। पौधों में जनन आपको बताया था कि माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन द्वारा जनन दो प्रकार से होता है, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। ठीक है, पौधों में कौन सा डिवीजन था? पौधों में सूत्री विभाजन द्वारा कौन सा जनन था? अलैंगिक जनन। उसमें सिंपल था, एक पौधा था और एक पौधा का कोई भाग या एक पौधा था या कोई निम्न स्तर का जीव था और वो क्या था, उसके दो टुकड़े करके, जैसा मान लीजिए स्पाइर वगैरह सवाल था निम्न स्तर का, इसके कोई खंड हो गए और खंड होने के बाद में यहाँ से खंड हुए और ये नया स्पाइर वगैरह बना लेंगे। तो ये इसमें डिवीजन जो होगा ये होगा सूत्री विभाजन, और जनन जो होगा इसमें वो होगा अलैंगिक जनन। ये पौधे जो है, ये बात चल रही है निम्न स्तर के पौधों की, जैसे कि शैवाल, जबकि उच्च स्तर के पौधे जो हैं उसमें लैंगिक जनन ही होता है। उच्च स्तर के पौधों में कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। और डिवीजन कौन सा होगा यहाँ पर? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। इन दोनों में क्या अंतर है? सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। सूत्री विभाजन में मान लीजिए कोई एक कोशिका है और ये कोशिका दो पार्ट में डिवाइड हुई। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद में इसने एक कोशिका ये बनाई और एक कोशिका ये बना दी। मान लीजिए मनुष्य की सेल है, मनुष्य की सेल में 46 क्रोमोसोम हैं और सूत्री विभाजन से द्वारा ये डिवाइड हुई, तो एक कोशिका दो कोशिका बनाएंगी, तो इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे इसके अंदर भी 46 और 46 ही गुणसूत्र होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानव जनन की बात चल रही है। तो मानव जनन में सूत्री विभाजन यदि चलेगा, हमारी बॉडी में जितनी कोशिकाएं हैं वो सभी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? कायिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं। मनुष्य की बॉडी में या हायर प्लांट्स में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सब कायिक कोशिकाएं होती हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो इन सोमैटिक सेल्स में डिवीजन कौन सा होता है? सूत्री विभाजन होता है। यानी 46 अगर मान लीजिए कोशिका में गुणसूत्र हैं तो उससे दो कोशिकाएं बनेंगी और दो कोशिका के बाद में बनने के बाद उन दोनों कोशिकाओं में 46 और 46 गुणसूत्र होंगे। जो निम्न स्तर के जीव हैं, निम्न स्तर के पौधे हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, तो अलैंगिक जनन कौन से डिवीजन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और उनकी संतान को क्या कहते हैं? उनकी संतान को कहते हैं क्लोन। जो पहले बताया था मैंने आपको, उनकी संतान को कहते हैं क्लोन। यानी ये होने वाली संतान बिल्कुल अपने जनक की तरह या अपने पेरेंट की तरह होगी, बिल्कुल उन्हीं के समरूप होगी, और इससे होने वाली संतान आगे के लिए कमज़ोर होती चली जाती हैं। जैसे कि गेहूं का बीज लीजिए, अगर गेहूं का बीज हम बोते हैं, गेहूं का बीज बोते हैं, जबकि गेहूं में तो लैंगिक जनन भी होता है, उसको बीज बोते जाते हैं। तो बोते जाते हैं, अगर मान लो एक बीज बोया, उसके बाद उसी की फसल हुई, फिर उसी का बीज बो दिया, फिर उसी का बीज बो दिया, तो ऐसे क्या होगा? वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। या फिर जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना में आपने बात सुनी होगी कि कोरोना जितना फैलेगा उतना ही वो कमज़ोर होगा। तो इसका मतलब यह है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान, क्योंकि कोरोना में क्या चल रहा था? अलैंगिक जनन चल रहा था, एक ही जनक से दूसरा जनक उत्पन्न हो रहा था, तो वो चैन जो है वीक होती चली जाती है। अलैंगिक जनन के दौरान जो उसकी संतान होंगी जनक की, वो कमज़ोर होती चली जाती हैं और उसकी चैन जो होगी वो वीक होती चली जाती है और एक दिन वो ख़त्म भी हो सकती है। इस तरीके से ये सूत्री विभाजन हुआ। एक कोशिका में 46 गुणसूत्र मान लीजिए, और जब दोनों कोशिका इससे बनी तो एक कोशिका दो कोशिका बनेंगी, 46 गुणसूत्र दोनों में होंगे। दूसरा विभाजन अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन में क्या है? ये केवल, जैसे मैंने बताया कि ये कायिक कोशिकाओं में कौन सा चलेगा? सूत्री विभाजन। जैसे मान लीजिए अगर आपकी उंगली में चोट लग जाए तो वो चोट लगी उंगली, डॉक्टर उसको पट्टी करेगा,
या आप उसको खुला छोड़ दोगे तो उसमें जो घाव भरेगा वो कौन से डिवीजन से भरेगा, सूत्री विभाजन द्वारा। यानी जो कोशिका होंगी वो उंगली ही जैसी कोशिकाएं बनाएंगी और उंगली जैसी कोशिकाएं बनाने के बाद में सूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होंगी और सूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होकर वो वहाँ पर नई कोशिका बनाकर उस घाव को भर देती हैं। बच्चा जन्म लेता है, वो छोटा होता है, तो उसके अंदर जब वो छोटा होता है जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के बाद में सूत्री विभाजन शुरू होता है और कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं और सूत्री विभाजन द्वारा एक निश्चित वृद्धि तक हमारा विकास हो जाता है। उसके बाद बात आई अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन क्या है, एक कोशिका से बनेंगी 4 कोशिकाएं। मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम होंगे सब में 23। एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगी और सब में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, जनक कोशिका के आधी। जनक कोशिका के आधी गुणसूत्रों की संख्या होगी। यानी जितनी ये सूत्री विभाजन है ये कायिक कोशिकाओं में होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होंगे, जनक कोशिकाओं में। जनक कोशिकाओं में जनन कोशिकाओं में क्या होंगे, अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसको कहते हैं गैमीट्स। तो हमारे शरीर में 2 कोशिकाएं ऐसी होती हैं, मनुष्य शरीर में 2 कोशिकाएं ऐसी होंगी जो बाकी सारी कोशिकाओं से, जो कायिक कोशिकाएं हैं वो उनसे अलग होती हैं और इसी का लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण रोल होता है। वो कोशिका कौन सी होती हैं, नर यानी पुरुष में बनते हैं शुक्राणु या इंग्लिश में कहेंगे स्पर्म्स या मेल गैमीट। और मादा में या स्त्री में बनता है अंड कोशिका या एग सेल। पुरुष में बनेंगे शुक्राणु स्पर्म और स्त्री में बनेंगे अंड कोशिका या एग सेल या फीमेल गैमेट्स। ये दोनों कोशिका जो हैं शुक्राणु और अंड कोशिका, इन दोनों के अंदर यानी ये दोनों कोशिका जो होंगी जनन कोशिका, इनके अंदर ये किसके फलस्वरूप बनी हुई हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई हैं। यानी इनके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए ये कोशिकाएं मनुष्य के और जितनी कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, फेफड़ों की कोशिका, उन सबसे ये वाली कोशिका अलग होती हैं क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 46 हैं और यहाँ पर केवल कितने हैं, 23 तो स्पर्म में होंगे और 23 ही एग सेल में होंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 46। ठीक है, इस तरीके से ये वाली जनन कोशिकाएं या गैमीट जो हैं ये सोमैटिक सेल्स है, कायिक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। अब बात आती है जनन की या रिप्रोडक्शन। ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया था जनन, और इंग्लिश में है रिप्रोडक्शन, यानी री और प्रोडक्शन, दोबारा से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो जाना, ये हो गया रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव, कोई पेड़ पौधा, कोई छोटा जीव है, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, वो अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो इस संतान उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। संतान उत्पन्न क्यों करता है, जिससे उसका इस पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहे, अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। और लैंगिक जनन में एक विशेषता है, क्योंकि मानव में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में विशेषता यह है कि होने वाली संतान अपने जनक के समान नहीं होती, उससे थोड़ी सी भिन्न होगी। वैसे तो समरूप होगी, उसकी संरचना होगी वो समरूप होगी, हाथ पैर सब बराबर होंगे उसके, लेकिन जेनेटिक रूप से उसका चेहरा उसकी तरह नहीं होगा, उसके कार्य क्षमता या उसके सोचने समझने की क्षमता उसके जैसी नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संतान होगी वो थोड़ी सी उसको भिन्न होगी, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी अर्थात नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। यानी नर जो होंगे, नर के जो अंग होंगे वो अलग प्रकार के होंगे और जो मादा के अंग होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। और केवल इन्हीं में ही नहीं, केवल लैंगिक लक्षणों से ही नहीं, बल्कि
नर और मादा में बहुत सारे गैर लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे कि गैर लैंगिक लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1, जो पुरुष होते हैं या मेल होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछों का आना। दाढ़ी मूंछों का आना, जबकि स्त्रियों में दाढ़ी मूंछें नहीं आती। ठीक है, पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना और स्त्रियों में इसका अभाव, ये जो है उन दोनों में अंतर है। नंबर 2, पुरुष की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी भारी होती है। पुरुष की आवाज़ में भारीपन। इसके अलावा पुरुष के अंदर ऊधम करने की यानी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। पुरुष कैसे होते हैं, ऊधमी होते हैं स्त्रियों के मुकाबले। इस प्रकार से ये कुछ मुख्य अंतर हैं जो पुरुषों में और स्त्रियों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जरायुज, और एक वर्ड है अंडज। तो मनुष्य जो है वो जरायुज प्राणी है। जरायुज इसलिए क्योंकि वो बच्चे देता है, मतलब बच्चे को जन्म देता है, जबकि अंडज कौन से हैं, जो अंडे देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्य जरायुज है या अंडज है। तो जो अंडे देते हैं वो तो अंडज हो गए, और जो बच्चे उत्पन्न करते हैं वो जरायुज हो गए। अब इसके बाद जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन जैसे मैंने बताया आपको, मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमीट बनते हैं। यानी कौन कौन से बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बनेंगे मेल ऑर्गन्स में और फीमेल गैमीट बनेंगे फीमेल ऑर्गन्स में। यानी मेल के अंदर बनेंगे मेल गैमीट और फीमेल के बनेंगे फीमेल गैमीट। तो ये बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी युग्मक जनन। यानी गैमीटों के निर्माण को या युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। अब क्योंकि गैमीट बन गए तो दूसरी प्रक्रिया क्या होगी, वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो गैमीट बने हैं, वीर्यसेचन या स्पर्म जो होते हैं वो कौन से, ये कौन सा वर्ड हो गया, ये मेल के लिए वर्ड हो गया। तो इनका वीर्यसेचन या स्पर्म्स का मादा के अंदर या मादा के ऑर्गन्स तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहते हैं, इंसेमेशन कहते हैं। उसके बाद है निषेचन। निषेचन क्या है, दोनों के मिलने की प्रक्रिया, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मेल गैमीट थे, कितने गुणसूत्र थे यहाँ पर बताए थे मैंने, 23, और यहाँ पर कितने गुणसूत्र थे, 23। अब 23 जब दोनों मिले तो ये 23 को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड भी कह सकते हैं हम, यानी आधी है गुणसूत्रों की संख्या, हैप्लॉइड, या इसको एन भी लिख सकते हैं। ये सब 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं हम, ये भी हैप्लॉइड लिख लेंगे और इसे फिर इसको एन लिख देंगे। ये कैसी संख्या है, आधी है गुणसूत्रों की। जबकि जाइगोट जो बनेगा, क्योंकि 23 ही होगा तो प्लस करके यहाँ पे कितने हो गए, 46, और इसी ये कौन सा हो गया, ये हो गया डिप्लॉइड। डिप्लॉइड हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2n। तो जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड सेल है, 46 गुणसूत्र वाली है। तो केवल यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन या जो अलग कोशिकाएं वो कौन सी हैं, मेल गैमीट, स्पर्म जिसको कहेंगे, फीमेल गैमीट जिसको एग कहेंगे। ये दोनों कोशिकाएं बाकी सारी कोशिकाओं से अलग होती हैं और इन दोनों के फ्यूजन से, फ्यूज करने से या मिलने से फर्टिलाइजेशन जिस प्रक्रिया को कहते हैं उससे बनता है जाइगोट, या हिंदी में इसको कहते हैं युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चलकर नए बेबी का निर्माण करता है। युग्मनज में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, विदलन आएगा, इसके बाद क्लीवेज जिसको कहते हैं, ये बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें मोरूला होगा, कोरकपुटी होगा, गैस्ट्रोला होगा, ये सभी आगे पढ़ाई जाएंगी अभी।
और उसके बाद अंतरोपण होगा। अंतरोपण यानी जो जाइगोट है हमारा वो फीमेल के गर्भाशय से जाकर चिपक जाता है। ये वाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद में फीमेल्स के गर्भाशय जाकर चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद आई गर्भ अवधि। गर्भ अवधि में क्या है, गर्भ अवधि 9 माह की क्या पीरियड होता है, 9 माह का मनुष्य में गर्भ अवधि का पीरियड होता है। और ये 9 माह पूरे होने के बाद में जो अवस्था आती है उसको कहते हैं प्रसव। और न्यू बॉर्न बेबी जो है या नए बच्चे का वहाँ पर जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी क्रियाएं भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। खत्म करूँ। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कितने इसके भाग होते हैं, इसे कितने भागों में बांटा सकता है। तो इसके जो मुख्य अंग है, प्राइमरी अंग है, उसे कहते हैं वृषण। यानी वृषण जो है वो इसके प्राइमरी अंग है और बाकी उसके कुछ एक्सेसरी या सहायक अंग होते हैं जो हैं वृषण कोश। उसके बाद वृषण मैंने बता दिया प्राइमरी अंग है, और अधिवृषण, उसके बाद नर जनन वाहिनियाँ या शुक्र वाहिनियाँ, और मूत्रमार्ग तथा शिशन, सहायक जनन ग्रंथियाँ। कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं जिनसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट तथा काउपर की ग्रंथियाँ। इसके बारे में पूरा हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ आज जो आपको पढ़ाया गया है, मैंने बताया, वो आपकी समझ में आया होगा और इससे संबंधित PDF वर्क आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।